सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस अनिता सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हैं आप? आपकी प्रिपरेशंस कैसे चल रही है? और आपके प्रिपरेशंस को यहाँ पे और अच्छा बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सिद्धार्थ सुराना सर। सो अगेन वी वुड लाइक टू वेलकम सिद्धार्थ सुराना सर, एंड वी आर थैंकफुल टू सर कि आपने सर टाइम निकाला है अपने बिजी शेड्यूल में से। तो लेट मी टेल यू। आपके लिए एनी टाइम। या तो लेट मी टेल यू ऑल, इस सेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सीए फाइनल के अंदर, चाहे आप ओल्ड सिलेबस के एग्जाम्स दे रहे हैं या फिर आप न्यू सिलेबस के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो डीटी से जिनको भी डर लगता है, डायरेक्ट टैक्स से जिनको भी डर लगता है, जिनको इश्यूज आते हैं, तो सिद्धार्थ सर अगेन बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं, रिनाउंड फैकल्टी हैं। इनका टीचिंग स्टाइल काफी अच्छा है और काफी हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए। तो सर हेल्प करेंगे आज, आपके सारे सवालों का जवाब देंगे जो भी स्टूडेंट के कॉमन इश्यूज हैं। सर सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे कि आप इन शॉर्ट एक बच्चे को गाइड कर दीजिए कि जिसका भी एग्जाम अभी 3 महीने बाद है, 4 राइट, तो जिसका भी एग्जाम अभी कुछ टाइम बाद है और अगर किसी को डीटी से भी डर लगता है, डीटी के अंदर उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, सो इन दैट सिचुएशन वो डीटी के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे ला सकता है, कैसे इतने बल्क सिलेबस को मैनेज कर सकता है। सो आप इनलाइटन कर दो सर स्टूडेंट्स को। आफ्टर दैट आई विल बी आस्किंग यू सम क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है आपसे पूछने के लिए। ओके ओके ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सानिध्य, आप जो बच्चों के लिए कर रहे हो और जो आप अब से नहीं इतने टाइम से करते आए हो, आई वुड लाइक टू बोथ थैंक एज वेल एज कॉन्ग्रेचुलेट कि आप जो इतना अच्छा काम स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल बेनिफिट के लिए, ना सिर्फ आपके सब्जेक्ट के लिए लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में भी आप इतनी मेहनत कर रहे हो। आई एम श्योर सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट ऑब्वियसली मिल रहा है, मिल रहा होगा और आगे भी मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा आपके एफर्ट के लिए। अब इसके आगे अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो ऑलवेज रिमेंबर, आपका स्मार्ट वर्क हमेशा हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड। हार्ड वर्क के बिना तो कभी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन हमेशा आपको साथ में स्मार्ट वर्क नाम की चीज करनी होगी। अगर आप डायरेक्ट टैक्स के पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, वेदर यू आर इन ओल्ड सिलेबस या न्यू सिलेबस, यहां कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस के पोर्शन में सिर्फ 3 चैप्टर अलग है। न्यू सिलेबस में 3 एक्स्ट्रा चैप्टर है, ओल्ड का पूरा पोर्शन और 3 एक्स्ट्रा चैप्टर। अच्छा, बच्चे बोलते हैं नए सिलेबस में 30 मार्क्स इंटरनेशनल टैक्स है, तो मैं बोलता हूं एक काम कीजिए, आप जाके ओल्ड सिलेबस के भी क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। तो इनवेरिएबली आपको 15, 20, 22 मार्क के लिए चैप्टर्स लाइक डबल टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन, कुल मिला के उतना हो ही जाता है। तो वो भले चिल्ला चिल्ला के बोल नहीं रहे कि हम इंटरनेशनल टैक्स पूछेंगे, तो वैसे भी वो पूछने वाले हैं। तो यहां पे हमको हमारा स्मार्ट स्टडी करना है। सबसे पहले आपको 30 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक ऐसी जगह है वेर यू कैन हैव योर मैक्सिमम स्कोरिंग। छोटी छोटी मिस्टेक अगर आपने अवॉइड की, आपने अपना प्रैक्टिस ज्यादा रखा, एमसीक्यूज के बारे में आगे मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, मगर स्टार्टिंग में मेरा ये बेसिकली जो आपने मुझे 5 मिनट दिए है, इसका टारगेट ये होगा कि आप मैक्सिमम कौन से एरियाज में स्कोर कर सकते हो। फिर आप किसी एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक एरिया के बारे में पूछोगे तो मैं उसके ऊपर थोड़ा और डिटेल में इलाबोरेट कर दूंगा। पहले मैं बात करता हूं एमसीक्यूज की। तो आपको 30 में से मिनिमम 25 मार्क्स का टारगेट तो आपको वहीं पे रखना है। एमसीक्यू 2 टाइप के होंगे, देयर आर 1 मार्क एमसीक्यूज एंड 2 मार्क एमसीक्यूज। आई एम श्योर सब स्टूडेंट्स को ये पैटर्न तो पता होगी। 10 क्वेश्चन 1-1 मार्क के और 10 क्वेश्चन थोड़े बड़े जिसमें सम्स इन्वॉल्व होंगे, वो 2 मार्क के होंगे। मतलब 10x1 10x2 30 मार्क्स मिला के आपको कम से कम यहां पर आप 25, जो 1 मार्क वाले इजी वाले हैं, जो थियरी वाले हैं, किसी में आपको कोई पेनल्टी की क्वांटम पूछ लिया, ऐसा कुछ भी पूछ लिया, टीडीएस का कोई अमाउंट पूछ लिया, तो उसमें तो आप 10 में से 10 इजीली स्कोर कर सकते हो। और बाकी में मैं कम से कम आपको 15-16 कम से कम आपको स्कोर होना चाहिए इन अ वे दैट आपका 25 मार्क्स का टारगेट वहां होना चाहिए। सो दिस इज वन एरिया जहां पर आप मार्क्स स्कोर कर। सेकेंड एरिया, अगेन स्मार्टली अगर आप काम करोगे तो आपका सब काम इजी हो जाएगा। सेकेंड एरिया जो हमको सबको पता है, गारंटीड, डेफिनेटली एंड पक्का आपका 30 मार्क इंटरनेशनल टैक्स आने वाला है। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि ओल्ड कोर्स में ऐसा कोई चिल्ला के अनाउंसमेंट नहीं किया गया था कि आपको इंटरनेशनल टैक्स पूछेंगे, फिर भी पूछ ही रहे। आप जाके क्वेश्चन पेपर खोल के देख लो, वो ऐसे ओल्ड पकड़ लो, कान कहीं से पकड़ लो, इंटरनेशनल टैक्स पूछने ही वाले। तो उसका अगर आप अगेन अगर आप कैलकुलेशन में, ऑब्वियसली सीए के बच्चे हम सब इंटेलिजेंट होते ही है, तो उसमें भी 70-30 के ब्रेकअप से एमसीक्यूज आएंगे। 30 मार्क का भी 9 मार्क आप समझ लीजिए कि भाई हमारे जो 30 पहले हमने एमसीक्यू की बात की उसी में चलेगा। आई बिलीव के सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं, कि 100 में से अगर 30 मार्क्स एमसीक्यू है तो 30 मार्क में से भी 9 मार्क वाले एमसीक्यू होंगे ना, 70-30 के ब्रेकअप के हिसाब से। तो वो एमसीक्यू में चला जाने के बाद में भी इंटरनेशनल टैक्स 20 मार्क के आसपास, 20-22 जो भी है एवरेज बता रहा हूं, बचेगा।
आप वहां पे फोकस कीजिए। है कितने से चैप्टर, डबल टैक्सेशन हो गया आपका, ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन हो गया, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग तो बहुत छोटा और इजी चैप्टर है, और वो कुछ 3 एक्स्ट्रा चैप्टर जो सिर्फ न्यू सिलेबस को एप्लीकेबल है, बीईपीएस, टैक्स ट्रीटीज, मॉडल टैक्स कन्वेंशन, उसमें से किसी में से एक कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली अबाउट 20 में से इजीली अबाउट 10-12 मार्क आप वहां पे भी स्कोर कर सकते हो। तो ऐसे अगर आप बिल्ड करने जाओगे, 25 हो गया आपका, इंटरनेशनल टैक्स में 12 मार्क्स हो गया। नेक्स्ट आपका टारगेट होना चाहिए योर डेफिनेट गारंटीड क्वेश्चन नंबर 2। हम सबको पता है, आज से नहीं इतने सालों से आपका प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल फिक्स रहता है। पहले 16 मार्क्स का आता था, अब पेपर पैटर्न चेंज होने की वजह से वो 14 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया है। पीजीबीपी का भी एक छोटा सा ट्रिक होता है, एक पर्टिकुलर इनकम टैक्सेबल है कि नहीं है और एक पर्टिकुलर एक्सपेंस अलाउड है। मैं पीजीबीपी के लिए सबसे स्ट्रांग हमेशा माना जाता हूं, और हमेशा स्ट्रांग इसका मतलब ये नहीं कि हमारे तो सारे चैप्टर, हमारे बच्चों को तो असेसमेंट प्रोसीजर क्लास में लर्न हो जाता है, लेकिन पीजीबीपी एक ऐसा चैप्टर है जहां पे दूसरों को मार्क्स नहीं मिलते और हमारे बच्चों को मार्क्स मिलते हैं। बिकॉज एक ट्रिक है, ट्रिक बस इतनी है, क्वेश्चन में दिए हुए अमाउंट को देखिए और उससे आपको सिर्फ 2 सवाल पूछना है। इनकम है तो पहला सवाल टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल, और दूसरा सवाल क्रेडिटेड और नॉट क्रेडिटेड, बेस्ड ऑन व्हाट इज द ट्रीटमेंट इन टैक्स, व्हाट इज द ट्रीटमेंट इन अकाउंट्स। अगर एसएससी ने सही ट्रीटमेंट किया है अपने अकाउंट्स में तो उसको कुछ नहीं करना है, और गलत किया है तो या तो ऐड करके उसको सुधारना होगा या लेस करके। एंड सेम मैनर में अगर आप एक्सपेंस की बात करोगे तो एक क्वेश्चन होगा अलाउड या डिसअलाउड, जिसके ऊपर आपका चैप्टर बेस्ड है, और दूसरा क्वेश्चन आपका होगा डेबिटेड और नॉट डेबिटेड, जो एसएससी ने अकाउंट्स में किया होगा। फिर एक बार वही एड लेस नो इफेक्ट, हर करेक्ट एंट्री का आपको 1 या 2 मार्क्स जो बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल आपको मिलेगा, और उसी तरीके से गलत अगर करोगे तो वही आपका मार्क्स चला जाएगा। अगर आपने थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लिया ना, आपको आपको 1000 सम भी करने की जरूरत नहीं, अगर आपने 10-20 सम भी अगर पीजीबीपी के ढंग से इस ट्रिक को जो मैं बता रहा हूं फॉलो करके किए, तो यहां पे भी आप आपके आराम से 10-12 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और उसके अलावा हमारे पूरे के पूरे पेपर में रेलेवेंट इंटरवल्स के ऊपर कोई ना कोई इजी सम आते रहते। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स इतने सालों से आ रहा है, अब थोड़ा रेलेवेंस, क्योंकि कंपनी टैक्सेशन में बहुत भारी अमेंडमेंट्स हुए इस बार, तो शायद थोड़ा रेलेवेंस कम हो जाए। आपके टीडीएस के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आने वाले हैं। आप पेनल्टीज का एक चार्ट बनता है, हमारी बुक के अंदर तो है दैट ये क्राइम का इतना पेनल्टी, ये क्राइम का इतना पेनल्टी, उसके ऊपर या तो 4 मार्क का सम आएगा या 1 या 2 मार्क का एमसीक्यू आ जाएगा। तो ये जो सिलेक्टेड एरियाज में अगर आप फोकस करोगे, असेसमेंट प्रोसीजर की कुछ टाइम लिमिट्स आपने लर्न कर ली, एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट वाली स्क्रूटिनी की, रीअसेसमेंट की, सर्च की, असेसमेंट की, अगर आपने टाइम लिमिट उनका नहीं रिप्लाई करने का पेनल्टीज आपने लर्न कर लिया, तो अगर आपके लाइफ में वो जो टारगेट है ना कि ओके डायरेक्ट टैक्स मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट, असल में बताऊं तो डायरेक्ट टैक्स बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, इट जस्ट डिपेंड्स कि आपने किससे पढ़ा है। डायरेक्ट टैक्स बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, लेकिन आपको स्मार्ट स्टडी करनी आनी चाहिए, और ये ड्यूटी उसका है जो राइट फ्रॉम डे वन आपको पढ़ा रहा है, जिसके गाइडेंस में आप गए हो। हर सब्जेक्ट के लिए एक मेंटोर को चूज कीजिए, और अगर पर्सन ने आपको इफेक्टिवली गाइड कर दिया कि इन एरियाज में आप स्कोर कीजिए, तो आप बहुत इजीली इसमें स्कोर कर सकते हैं। मैं कहीं बार ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सीए बहुत इजी एग्जाम है, या आप मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूं। करेक्ट स्टेटमेंट ये है, अगर आप चाहो तो आप इसको अपने लिए इजी बना सकते हो बाय डूइंग स्मार्ट स्टडी। एक चीज और होती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद वो बताने में बहुत देर हो चुकी है, जिन्होंने भी क्लास ली होती है कहीं ना कहीं, तो बहुत सिंपल सिस्टम होता है, आपको क्लास में हर रोज कुछ ना कुछ पढ़ाया जाएगा, आप उसको सेम डे रिवाइज कीजिए। अब अगर 3 महीने बचे हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हमारे पास 3 महीने हैं एज ऑफ नाउ, अगर हम अज्यूम भी कर ले कि अनाउंस की हुई नवंबर की डेट्स में एग्जाम हो रही है, इन 3 महीने के टाइम के अंदर, क्योंकि आपके क्वेश्चन का वो पार्ट था कि क्या करना है, तो अगर आपकी क्लास हो गई है तब तो आपको पहले लेक्चर से आपने जो भी पढ़ा है अब शुरू करना पड़ेगा। अगर कुछ बच्चे अब क्लास करने वाले कहीं पे, तो बहुत सिंपल एक सिस्टम होता है कि जितना क्लास में आपको पढ़ाया गया है सेम डे एटलीस्ट आप उतना पढ़ लीजिए, उतना। आपको ज्यादा आगे भी नहीं जाना तो पीछे भी नहीं रहना है। अगर आपने सेम डे रिवाइज करते गया, और एक्चुअली ये ज्यादा रेलेवेंट उनके लिए है जिनका अटेम्प्ट थोड़ा बाद में आने वाला है और जिनके पास बहुत टाइम है, शायद 3 महीने वाले बच्चों के लिए ये काम नहीं भी करेगा, क्योंकि आपको पहले दिन से पढ़ाई करनी होती है, तो आप इस सब्जेक्ट को अपने लिए इजी बना सकते हो। इसके अलावा जहां तक मैं स्टडी मटेरियल की बात करूं, तो अगेन ये डिपेंड करता है आपने कहां से क्लास ली है, बट मेरी बुक जैसे आईसीआई के स्टडी मटेरियल को पूरा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो कवर नहीं होगा, लेकिन अदर देन दैट मैं हमेशा बोलता हूं दैट कम से कम 4 अटेम्प्ट की आरटीपी। सो आपका अटेम्प्ट, आपके पहले राइट नाउ हम लोग नवंबर 20 की ही बात कर रहे हैं, आपके पहले मई 20 में एग्जाम नहीं हुई है मगर आरटीपी रिलीज हुई थी, उसके क्वेश्चंस, एंड देन नवंबर 19, मई 19,
उनका असेसमेंट ईयर अलग था, AY 1920 था, आंसर शायद मैच नहीं करेंगे जिस भी क्वेश्चन में अमेंडमेंट होगा उस क्वेश्चन में, लेकिन आप अपने असेसमेंट ईयर के हिसाब से उनको सॉल्व कीजिए। तो हर आरटीपी में कुछ 20-25 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल मिला के चारों का 80 to 100 क्वेश्चंस, ये प्लस अपनी बुक्स जो आप क्लास में जो भी क्लास लीजिए, आप वहां पे आपकी जो बुक है उस बुक को कवर कीजिए, एमसीक्यू को अच्छे से कीजिए, जो चैप्टर्स मैंने अभी आपको बताया वो कीजिए, तो आप इस सब्जेक्ट को अपने लिए इजी बना सकते हो। आपको बस ढंग से कोई मोटिवेट करके आपको बताने वाला सिर्फ कोई चाहिएगा। तो इन जनरल दीज आर द थिंग्स जो आप करके स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीज के बारे में मुझे पूछेंगे तो ऑब्वियसली मैं उसके ऊपर थोड़ा सा इलेबोरेट और कर सकता हूँ। सर जैसे आपने स्मार्ट स्टडी की बात करी, तो मैं भी स्टूडेंट्स को हमेशा यही एडवाइस करता हूँ ऑडिट लॉ के अंदर कि आप स्मार्ट स्टडी कीजिए। सर जैसे करेक्ट। टैक्स पढ़ते वक्त मैंने भी एक चीज करा था कि पीजीबीपी के अंदर जैसे आपने बताया ना, जो इनकम एक्सपेंस का जो टेक्निक था, तो एक्चुअली करेक्ट। बीपी का जब क्लासेस कंप्लीट हुआ था, मैंने आपसे ही वीडियो क्लासेस लिया था उस वक्त। तो जब क्लासेस करेक्ट। कंप्लीट हुआ था, मैंने क्या किया था सर, एक चार्ट बनाया था, वो मैं टेक्निक सारे बच्चों को शेयर करता हूँ। ये 7-8 ओके। घंटे लगाए थे। आपका ही टेक्निक था, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया था, एक चार्ट ओके। बनाया था। और उसके अंदर मैंने क्या किया, जो भी आइटम है और उसका वो एक्सपेंस अलाउ हो रहा है या डिस अलाउ हो रहा है और उसका रीजन क्या है, इस तरीके से करेक्ट। मैंने एक चार्ट बना लिया। मैं पीएम के सारे सम्स देखता गया देखता गया देखता गया, हर एक पार्टिकुलर जो भी आ रहा है, फॉर एग्जांपल सीएसआर एक्सपेंडिचर, जितना मुझे याद आ रहा है सेक्शन करेक्ट। 37 था शायद, तो सेक्शन 37 हाँ है, वही है अभी भी। ऑफ डिस अलाउंस, साइंटिफिक करेक्ट। रिसर्च अलाउड, कितना अलाउड है 150 175, इतना करके मैं करेक्ट। चार्ट में भरता गया। मुझे सर 7-8 घंटे लगे, करेक्ट। एक दिन पूरा लग गया उस चार्ट को बनाने में। सर उसके बाद पूरा ओके। पीजीपी मेरा 2 घंटे में रिवाइज हो जाता था, और कोई भी सम आ जाए मैं एक मतलब बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर पाता था, बिकॉज हर एक एडजस्टमेंट उसमें कवर हो चुकी होती थी उस चार्ट के अंदर। बस मेरा भी कहना वही है कि आप आराम से यहाँ पे, मैं तो मिनिमम बोल रहा हूँ, 14 में से 14 लाना भी पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत बिल्कुल पॉसिबल है। मिनिमम 12 तो आप ला ही सकते हो अगर आपने ये ट्रिक फॉलो किया है तो। और अगर आपके पास वो अभी भी होगा तो उसको अगर हम चाहे तो थोड़ा सा मॉडिफाई करके, जो पिछले कुछ सालों में, क्योंकि आपको हो गए कुछ साल, तो उसके बीच में जो सेक्शंस चेंज हुए, अगर हमारे पास अब भी वो डेटाबेस होगा तो हम उसको भी मॉडिफाई करके अभी भी स्टूडेंट्स के लिए शेयर कर सकते हैं, वो अगर अभी उससे भी उनका मेरे पास बेनिफिट होता है। फटाफट अगर ऐसा बस कुछ। डिफरेंस इतना है कि आपके टाइम पे प्रैक्टिस मैनुअल हुआ करती थी, अब वो कॉन्सेप्ट निकल गया, अब स्टडी मटेरियल के अंदर ही सब क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के जो नंबर है वो कम हो गए, नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसलिए हमको आरटीपी के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और सर जैसे आपने टीडीएस वगैरह के चैप्टर्स में भी स्मार्ट स्टडी टेक्निक सिखाई थी, जैसे आप जब करेक्ट। टीडीएस का बताते थे तो आप उसमें कैटेगरीज में डिवाइड करते थे, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, बिल्कुल, आज भी होता है। आज भी होता है। तो सर वो इंफॉर्मेशन अगर जैसे सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए, या अगर आप शेयर हम्म। कर पाओ कि जैसे टीडीएस है तो उसमें कहाँ फोकस करना चाहिए, इस तरीके से अगर असेसमेंट प्रोसीजर्स है, तो अगर कोई हम्म। तरीका हो सके जिससे टाइम लिमिट बच्चा आसानी से याद कर सके, तो सर ये ऐसी चीजें हम्म। हैं कि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं टैक्सेशन के अंदर। लेट मी कम टू देम वन बाय वन। पहले अगर मैं टीडीएस की अगर बात करूं, तो टीडीएस में अगेन जैसे पेनल्टीज में मैंने किया, ठीक उसी तरह से टीडीएस में जब हमारा चैप्टर खत्म होता है अपने टेक्स्ट बुक के अंदर, क्वेश्चन आंसर शुरू होने के पहले, ठीक उसी तरह एक बार फिर एक चार्ट बनाया, जहां पर सेक्शन नंबर, नेचर ऑफ पेमेंट, जो मॉनेटरी लिमिट होती है, बिकॉज जब तक वो मॉनेटरी लिमिट क्रॉस नहीं होगी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, और उसका जो रेट ऑफ टीडीएस है, इन सबको समराइज करके हमने ऑलरेडी एक चार्ट बनाया। ऑब्वियसली अब एक्चुअली राइटिंग के लिए स्क्रीन चालू करूंगा तो थोड़ा समय लगेगा, तो मैं ओरली बता देता हूं। आपका सेक्शन 192 जो सैलरी का सेक्शन है वो, उसके बाद आता है 194 ACHIJ आचीज, मैं रिपीट कर दूंगा बाद में, ACHIJ आचीज। ए में आपका आ गया इंटरेस्ट, सी में आपका आ गया कॉन्ट्रैक्टर, एच में आपका कमीशन, आई में आपका रेंट, और जे में आपका प्रोफेशनल फीस। अगर आप इनको ऑब्जर्व करोगे तो ये कुछ ऐसे पेमेंट है जो हर बिजनेस को, हर प्रोफेशन को अफेक्ट करते हैं, और इंस्टीट्यूट का टेंडेंसी पिछले कुछ समय में ऐसा ही रहा है दैट जो आपके एग्जाम में पूछने का लाइक्लीहुड उन्हीं चीजों का होगा जो प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा हो रहा है। तो सैलरी एंड आचीज, वापस बोलता हूं, 194 ACHIJ, और इसके अलावा क्योंकि इंटरनेशनल टैक्स भी है तो नॉन रेसिडेंट के जो सेक्शंस है, ये आपके सबसे ज्यादा फोकस वाले सेक्शन रहेंगे। ट्रेडिशनली भी सबसे ज्यादा इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस है, और आज भी सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन इन्हीं के ऊपर है। और ऑब्वियसली वो चार्ट करेंगे तो उसमें बाकी सेक्शंस का भी आपको मिल जाएगा, मगर सबसे ज्यादा इनका रहेगा। और कोई भी टीडीएस का सेक्शन करने के समय में, एक तो पेयर पेई का डेफिनेशन, क्योंकि जब तक आप पेयर पेई के डेफिनेशन में नहीं आते हो तब तक टीडीएस की ऑब्लिगेशन ही नहीं है। और फिर रेट और मॉनेटरी लिमिट। रेट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज रेट पता होगा तो ही आपको टीडीएस का अमाउंट पता होगा। आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन अगर है तो आपके ऑप्शन में
आपको अमाउंट ऑफ टीडीएस बोलेगा तो आपको अमाउंट ऑफ टीडीएस विदाउट रेट आपको पता ही नहीं चलेगा। एंड मॉनेटरी लिमिट, क्योंकि वो आपसे ये हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि टीडीएस काटना है या नहीं। अगर वो एक्सीड नहीं हो रहा है तो रेट जो भी आपको पता भी है तो भी आपका आंसर 0 होगा, बिकॉज काटना ही नहीं था। सो यहाँ पे ट्रिक क्वेश्चन हो सकते हैं। इस ट्रिक को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, आपको रेट और मॉनेटरी लिमिट लर्न हो गया। मैं मानता हूं कि रिटेंशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम डायरेक्ट टैक्स में आता है, लेकिन इसका सबसे बेस्ट तरीका ही वही है। आप जितनी ज्यादा बार, आप जितने ज्यादा सम्स आप प्रैक्टिस करेंगे। मेरी टेक्स्ट बुक एज ऑफ नाउ जो थियरी की टेक्स्ट बुक है उसमें 400 क्वेश्चंस है, सब चैप्टर्स मिला के। और जो आरटीपी में मैं आपको बोलता हूँ, स्टडी मटेरियल तो कवर हो गया, मगर आरटीपी अलग से करना होता है तो उसमें 100। आप ये 500 क्वेश्चन तो कीजिए। उसके बाद आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि आप 2 मॉक टेस्ट पेपर लीजिए, ज्यादा भी नहीं, ज्यादा भी नहीं। उसमें भी पहला वाला जो मॉक टेस्ट पेपर होगा वो तो आप कैसे भी रैंडमली एक 3 घंटे का स्लॉट डिसाइड करके आप कर लीजिए, तो बिल्कुल अच्छी बात है। जब भी आपको 3 घंटे का समय मिले प्रॉपरली बैठ के कीजिए। और जो सेकंड मॉक टेस्ट होता है, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये सजेशन देता हूं, डिफरेंट एक्सपर्ट्स इसमें कुछ और ओपिनियन भी दे सकते हैं। आप अकाउंट्स, एसएफएम, ऑडिट, लॉ, कॉस्टिंग, इलेक्टिव, डीटी, आईडीटी, एक 16 दिन का टाइम टेबल, ठीक उसी टाइम टेबल में जिसमें एग्जाम है। तो जैसे अब डीटी में 3 दिन की छुट्टी है, तो आप अपना टाइम टेबल भी वैसे ही बनाइए। और जैसे आप एग्जाम के दिनों में आपके मॉक एक्चुअल एग्जाम लिखने वाले, उसी टाइम टेबल से और उसी ऑर्डर में और उसी टाइमिंग 2 से 5 के बीच में आप एक पूरा का पूरा साइकिल उसको रन करेंगे, तो आपको एट द एंड ऑफ दीज 16, 18 जितना भी छुट्टियों की वजह से होता है, आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से सब्जेक्ट को खत्म कर पाए, कौन से सब्जेक्ट को नहीं खत्म कर पाए। आपको फाइनल, मेरा कंक्लूजन अगर आप समझेंगे तो अपने टेक्स्ट बुक के 400 या जहां से भी आपने पढ़ा है वहां से 400 प्लस ये आरटीपी के सम्स, ये 500 क्वेश्चंस। एमसीक्यू के लिए मैंने 1600 क्वेश्चंस की अलग से बुक बनाई है। अगर आपको एमसीक्यू तो करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली 25 मार्क्स के लिए, आरटीपी और 2 मॉक टेस्ट पेपर, अगर आपने इतना कर लिया ना, इतना कर लिया, अब साइकिल में नहीं भी करे तो कम से कम 2 मॉक टेस्ट पेपर, तो ये जितना भी अंदर से डर है ना कि रिटेन नहीं कर पा रहे, आपको रियलाइज होगा दैट इफ यू हैव स्टडीड प्रॉपर्ली, मोर फोकस शुड बी ऑन क्वालिटी ऑफ स्टडी, नॉट ऐसा नहीं कि मैं दिन में 15 घंटे पढ़ रहा हूं तो मैंने अच्छी पढ़ाई की। 15 घंटे आपका ध्यान कितना था। आप, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप आपका व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम बंद कर दीजिए, क्योंकि हम आपको अपडेट भी अगर कहीं दे पाएंगे तो सोशल मीडिया के थ्रू ही दे पाएंगे। उसका प्रोडक्टिवली यूज कीजिए। जब पढ़ रहे हो तब बंद कर दीजिए, जब आपका ब्रेक टाइम हो तब ऑन करके आप आपके अपडेट्स भी चेक कर सकते हो। आप पर्सनल टाइम भी, इवन ड्यूरिंग एग्जाम, मैं तो आज मेरी बात कर रहा हूँ, आज 10 साल पढ़ाते हो गया एंड 9 इयर्स सीए बन के हो गया। मैंने सीए बनने के 1 साल पहले पढ़ाना शुरू किया था। मैंने अपने एग्जाम के दिनों में भी डेली रात को कौन बनेगा करोड़पति देखा है, बिकॉज मुझे वो अच्छा लगता था देखना। इतना टाइम आपको अपने आप को हमेशा देना चाहिए। आप अपने आप को प्रेशराइज थोड़ा कम कीजिए, लेकिन सिंसियर रहिए। तो जब आप पढ़ रहे हो उस टाइम पे सिर्फ पढ़ाई, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, क्वालिटी स्टडी आप भले 8 घंटा कीजिए, वो बेटर है। और अगर आपने वो किया है ऑनेस्टली विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस, तो जब आप अपने वो आरटीपी या मॉक टेस्ट करेंगे, आपको अपने आप उसका इफेक्ट, अपने आप उसका असर दिखाई पड़ेगा कि आपको समझ आ जाएगा कि जो भी हुआ है सब बढ़िया से हुआ है। और बाई चांस अगर इतना करने के बाद अगर आपको नहीं है उसको याद आ रहा है, तो कोई बात नहीं, उसके बाद आप हमको अप्रोच करके, अगर अब समय है, ये सही समय, आप अक्टूबर में अप्रोच करेंगे तो शायद हम कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये सही समय, अगर आप अप्रोच करेंगे तो हम आपको गाइड करके बता भी सकते हैं कि आप कहां पे आप रॉन्ग जा रहे हो और क्या आपको करना चाहिए। अब सर जैसे आपने यहाँ पे ये चीज शेयर करी, तो उसके बाद सर जैसे केस लॉज होता है, तो केस लॉज का कितना रेलेवेंस रहता है सर एग्जाम्स के अंदर? और सर पहले जैसे आप शायद इंपॉर्टेंट केस लॉज की लिस्ट भी इशू किया करते थे, और एक समरी केस लॉज उसमें एबीसी कैटेगरी भी डाला करते थे, तो सर वैसा कुछ अब भी है स्टूडेंट्स के लिए? अभी भी है, समरी है मेरे पास, मैंने टेलीग्राम में पहले भी शेयर किया था। अगर नए बच्चे अभी जुड़ते हैं तो मैं वापस एक बार, आई थिंक टेलीग्राम में तो मैं थोड़ा टेक्निकली थोड़ा सा पुअर हूँ, लेकिन मुझे लगता है हमने अगर पहले भी शेयर किया होता है और अब भी कोई जुड़ता है तो स्क्रॉल करके पहले के भी शायद मैसेजेस देख सकता है ना, अपने जुड़ने के पहले के मैसेजेस। जी हाँ, देख सकते हैं सर, और आप मुझे भी शेयर कर सकते हो सर, ऐसा कोई भी स्टडी रिसोर्स है तो आई कैन आल्सो शेयर विद माय स्टूडेंट्स, हाँ बिल्कुल सो बिल्कुल। दैट दे कैन तो केस लॉ पहले, जब तक एमसीक्यू नहीं आए थे तब तक केस लॉस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता था, क्योंकि अलग से 16 मार्क का उस पर क्वेश्चन आता था। अब एमसीक्यू ऑलरेडी 30 मार्क्स खा गया, इंटरनेशनल टैक्स अलग से 20 बोलूंगा, क्योंकि 30 में से 9 मार्क तो वो एमसीक्यू के अंदर ही चले जाएंगे, जो मैं पहले भी कैलकुलेशन बताई है मैंने आपको। तो बिकॉज ऑफ दैट अब जगह बहुत कम बची है, पीजीबीपी को भी जगह देनी है, टीडीएस को भी जगह देनी है, अल्टीमेटली तो 100 मार्क का ही पेपर है ना, और डीटी का तो वास्ट है सिलेबस, पूछ लिमिटेड ही चीजें सकते 100 मार्क से, तो 100 मार्क में क्या क्या पूछ लेंगे। तो अब उन्होंने केस लॉ के ऊपर अलग से क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया। लेकिन कहीं गलती से स्टूडेंट्स को ये नहीं लगना चाहिए दैट नाउ बिकॉज दे आर नॉट आस्किंग केस लॉ के ऊपर अलग से क्वेश्चन,
तो अब इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि केस लॉ आज भी 3 तरीके से आ सकता है। फर्स्ट, आपके एमसीक्यू के, मैंने इंस्टीट्यूट के डेटाबेस के जितने एमसीक्यूज है, एग्जाम वाले तो वो लोग रिलीज करते नहीं है, मगर उसके अलावा आरटीपी हो गया या कहीं पर भी इंस्टीट्यूट ने पहले भी प्रैक्टिस क्वेश्चन, जब पहली बार एमसीक्यू आया था, ऐसा एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है जो मेरी बुक में नहीं है, वो मेरे 1600 में इंस्टीट्यूट के सारे कवर्ड है। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, जो भी रिसेंट केस लॉ आए हैं, उन केस लॉ का जो फाइनल जजमेंट आया है, वो जजमेंट आपके एमसीक्यू में वन ऑफ द राइट ऑप्शन है। तो ये पहली जगह है जहां पे, और एमसीक्यू में तो हमको कुछ भी हो जाए, मार्क्स पूरा ही लेके आना है, ये हमारा सबसे प्राइमरी टारगेट है मार्क्स लाने के लिए। तो पहली जगह जहां पे केस लॉ रेलेवेंट। सेकंड जगह, जब हमारे कुछ प्रैक्टिकल सम्स होते हैं, सम लाइक पीजीबीपी जो अगेन हमारा टारगेट है, कैपिटल गेन का अगर कोई सम आया है, टीडीएस का अगर कोई सम आया है, तो इन सम में जो एडजस्टमेंट्स होते हैं, एक पर्टिकुलर एक्सपेंस अलाउड एक्सपेंस है या डिसअलाउड एक्सपेंस, वो एक केस लॉ में डिसाइड हुआ है। जैसे आपके प्रिंटर और स्कैनर हो गए, प्रिंटर और स्कैनर के ऊपर कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन जो घरों में ऑफिस में इंटरकॉम लगे होते हैं, जब सिक्योरिटी फोन करके पूछता है कि इसे आपके घर में आने दूं या नहीं, मेन गेट से सिक्योरिटी आपको कॉल करके पूछता है, तो वो जो सिस्टम है उसको ईपीएबीएक्स बोलते हैं, उसके ऊपर प्लांट एंड मशीनरी का 15% डेप्रिसिएशन। ये दोनों अलग अलग केस लॉ में आया और इनको पीजीबीपी में एडजस्टमेंट बना के पूछा गया। तो ये वो दूसरी जगह है, सम्स में 1 या 2 मार्क का एडजस्टमेंट आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है। और तीसरी जगह, आपके हर क्वेश्चन का वेटेज 14 मार्क्स होगा। सपोजिंगली उन्होंने कोई एक सम पूछ लिया 10 मार्क का मैट के ऊपर, अब उनको वो 14 के गैप को भरने के लिए 4 मार्क के लिए कुछ पूछना तो पड़ेगा। अगर आप 10 मार्क्स का मैट अटेम्प्ट कर रहे हो, तो फिर आपको वो पार्ट बी भी अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा 14 कंप्लीट करने के लिए। तो फिर वैसे सूरत में, वैसी सिचुएशन के अंदर, केस लॉ के लिए एक फिलर जिसको हम बोलते हैं कि गैप को भरने के लिए, वहां पे कुछ बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, पेनल्टी का सम भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट केस लॉ का वहां पर भी वेटेज है। मगर टोटल मिला के अब पहले की तरह 16 मार्क्स का या 14 मार्क्स का तो नहीं, मगर सिंगल डिजिट के अंदर भी अगर बोलूं तो 7-8 मार्क्स का फिर भी आपका केस लॉस में वेटेज होगा। और इसलिए केस लॉस की समरी तो अब भी बनाते हैं उसी तरीके से, रेड मार्क मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, येलो मार्क मतलब इंपॉर्टेंट, रीड एवरीथिंग करके। और वो समरी अब हम लोगों ने वो पीडीएफ को ऑलरेडी शेयर किया, आपके साथ भी शेयर करूंगा, तो आप भी सभी बच्चों के साथ में शेयर उसको कर सकते हैं। तो यस, केस लॉ अब पहले जितना तो नहीं है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत वेटेज है, तो हमें उसे करना चाहिए बेसिकली। तो सर जैसे आपने एमसीक्यूज बताया कि 30 मार्क्स का एक प्रायोरिटी वाला एरिया हो गया, फिर सर जैसे रिटन में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो करेक्ट। स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में दे आर रिक्वायर्ड टू ओनली सॉल्व द सम, और दे आर आल्सो रिक्वायर्ड टू गिव ए थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट प्रोविजन along with the practical computation. डिपेंड करेगा कौन सा चैप्टर है। चैप्टर लाइक पीजीबीपी, आपका हर एक एडजस्टमेंट का वेटेज 1 या 2 मार्क होता है। वहां पे आपको सिर्फ इतना बोलना है, दिस एक्सपेंस इज अलाउड, ऐसा उस केस लॉ में हुआ था, या दिस एक्सपेंस इज डिसअलाउड बिकॉज इट इज पर्सनल, दिस एक्सपेंस इज डिसअलाउड बिकॉज इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन आपको डेप्रिसिएशन दे रहे हैं। आपका एक लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक्सप्लेनेशन। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ी एडजस्टमेंट सम में बहुत छोटा है, समथिंग एज सिंपल एज आप किसी सम में इंडेक्सेशन का कैलकुलेशन कर रहे हो, ओके, तो अब इंडेक्सेशन आपने कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर ले लिया, कॉस्ट प्रीवियस ओनर से होता है, होल्डिंग पीरियड प्रीवियस ओनर से होता है। अब इंडेक्सेशन प्रीवियस ओनर से देना है या करंट ओनर से, इसमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। एक्ट के हिसाब से चलेंगे तो बोलते हैं करंट ओनर से दीजिए। बॉम्बे हाई कोर्ट का बहुत फेमस डिसीजन, सभी को इसके बारे में पता है, जो टैक्स के बैकग्राउंड के नहीं है उनको भी पता है, बिकॉज ये इनहेरिटेंस वाली एक ऐसी चीज है जो सभी की लाइफ को अफेक्ट करती है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने वो मंजुला शाह का जो केस लॉ है उसमें बोला कि प्रीवियस ओनर से लीजिए। मैं दैट मींस आपका जो सम है ना, वो एक ही लाइन का है, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट इनटू सीआईआई ऑफ ट्रांसफर ईयर डिवाइड बाय सीआईआई ऑफ एक्विजिशन ईयर। तो वो इतना सही है, लेकिन आप कौन सा सीआईआई ले रहे हो वो एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा, उसमें थोड़ा ज्यादा आपको डिटेल में। तो कोई कोई सम में तो आप नहीं भी दोगे तो चलेगा, पीजीबीपी जैसे सम में आप एक आध लाइन अगर दे भी दोगे तो अच्छा है। और कुछ सम्स में आपको डिटेल में, इट स्ट्रिक्टली डिपेंड्स फ्रॉम चैप्टर टू चैप्टर, लेकिन ज्यादा डिटेल में थियरी नहीं लिखना का प्रोबेबिलिटी ज्यादा केसेस में, बहुत कम ऐसे चैप्टर्स है, कैपिटल गेन का मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, जहां पर आपको प्रैक्टिकल सम में थियरी लिखना है। थियरी का प्रैक्टिकल सम में इतना रेलेवेंस नहीं है जब तक आपका एडजस्टमेंट आपने करेक्टली सॉल्व किया है। बहुत बार ह्यूमन टेंडेंसी, हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, बच्चे भी समझते हैं कि पेपर चेकर को, ये सच बात है, ये कोई इसको डिनाई करने वाली बात नहीं है, पेपर चेकर आर हाईली अंडरपेड, और उनके पास टाइम और जो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ पेपर्स उनको है, उसमें वो एक पेपर को 3 घंटा बैठ के वो पढ़ के चेक नहीं करने वाला है। मोस्ट केसेस में आपके एडजस्टमेंट दिए जाते हैं, किसी जगह पर उनको एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो वो पढ़ के उसका मार्क्स देंगे, लेकिन अगर आपका एडजस्टमेंट राइट है तो ज्यादा आपको थियरी पे फोकस करना है, ताकि आपको एडजस्टमेंट पता हो, लेकिन लिखना नहीं है, पता आपको सब होना चाहिए,
लिखना लिमिटेड चीजें ही होती जो आपसे पूछा गया वो। एंड इट्स सर लाइक जैसे जो दैट। प्रैक्टिकल सम्स है डीटी के, तो सर बच्चों को लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए या ऑडिट करना चाहिए या कोई सिलेक्टिव बेसिस रखना चाहिए कि 500 में से 200 क्वेश्चन लिख के करूंगा और 300 क्वेश्चन में ऑडिट कर लूंगा? जब आप फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हो तब आपको सब कुछ सॉल्व करना चाहिए। आज मैंने जैसा आप बार बार बोल रहा हूँ, मेरी बुक के 400 सम और 4 आरटीपी मिला के मिनिमम 80 मैक्सिमम 100, मतलब आप समझ लीजिए 450 से 500 सम पहली बार आपको अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस लिख के करना इज पढ़ाई। अदरवाइज पढ़, आपको लग रहा है ना कि मैंने क्वेश्चन और आंसर रीड कर लिया और मैंने ऐसे करके 500 की जगह 5000 सम कर लूंगा, आप एक्चुअली कुछ नहीं कर, क्योंकि डीटी में मेरा फिक्स स्टेटमेंट है, मेरे से पढ़े हुए हर बच्चे को ये लाइन पता है, दैट स्टडीइंग डायरेक्ट टैक्स इज लाइक गेटिंग मैरिड। जब भी आपको लगता है आप सही हो, वो आपकी कोई ना कोई गलती ढूंढ लेगी। वो कौन? आईसीएआई। यहां पर वो आपकी कोई ना कोई गलती ढूंढ लेगी, आप कभी भी राइट हो ही नहीं सकते हो। तो एक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट, अगर आप डायरेक्ट आंसर रीड करोगे तो आपको पता चले हाँ ये तो मैंने पढ़ा है, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो हो सकता है शायद आप एडजस्टमेंट भूल जाओ। तो बिना सॉल्व किए आपको कभी पता ही नहीं चल सकता है कि कौन सा एडजस्टमेंट आप भूले हो। डीटी में अगर आपको सम्स करना है तो सॉल्व करके कीजिए, वरना मत कीजिए। सिंपल है, सॉल्व ही करना। हाँ, मैं इतना आपको फैसिलिटी दे सकता हूँ, रादर मैं एज अ टीचर बात कर रहा हूँ, परमिशन दे सकता हूँ कि आप पर्टिकुलर्स को एकदम डिटेल में नहीं लिखिए। आप पर्टिकुलर्स में माइनस डेप्रिसिएशन डायरेक्ट अमाउंट बहुत ज्यादा इलेबरेट करके जब आप प्रैक्टिस करें, अगेन मॉक टेस्ट में आपको वो भी लिखना है क्योंकि आपको वो प्रैक्टिस करनी है। आप इतना कर दीजिए, एटलीस्ट पर्टिकुलर्स इनर कॉलम आउटर कॉलम बनाइए और अमाउंट्स लिखिए। अमाउंट्स आप सब, पर्टिकुलर्स कॉलम नहीं भी लिखेंगे तो भी आप एटलीस्ट अमाउंट्स लिखिए, ताकि आपको पता चले कौन सा एडजस्टमेंट आप भूल गए और उस एडजस्टमेंट की वजह से आपके कितनी मिस्टेक्स हो सकती है। सो सॉल्व करके करना इज द ओनली करेक्ट वे। डीटी क्या, किसी भी प्रैक्टिकल सम में, किसी भी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल सम, वरना आप कीजिए ही मत, क्योंकि इट इज एज गुड एज आप कुछ नहीं कर रहे हो। यही आपका आंसर है बेसिकली। सर पहली बार आपने बताया रिवीजन करते वक्त 500 क्वेश्चंस बच्चों को लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे जो भी करेक्ट, टीचर ने दिया है, प्लस जो भी पास्ट आरटीपीस के क्वेश्चंस हैं। लेकिन सर जब बिल्कुल। सेकंड टाइम रिवाइज करेगा, थर्ड टाइम रिवाइज हम्म करेगा, फोर्थ टाइम रिवाइज हम्म, करेगा, एग्जाम से पहले 1.5 डेज में रिवाइज करेगा, तो सर क्या बिल्कुल। अप्रोच रहना चाहिए उस पर्टिकुलर ये सिचुएशन? बहुत बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत बच्चों को ये क्वेश्चन आता है, और इस चीज को हम लोग पहले दिन से, जब से क्लास शुरू होती है तब से ध्यान में रखते हैं। आप हर एक चैप्टर को अगर आप पिकअप करेंगे, हर चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स आते हैं, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर समझ आते हैं, और उसके बाद में एंड में एक ऐसा सम आता है जिसमें चैप्टर में पढ़े हुए सारे कॉन्सेप्ट स्टार्ट टू फिनिश ना पूरा रिवाइज हो जाता है। मैं क्लास में जब भी वो कराता हूं तो बोलता हूं ये सम उठाइए, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ डीटी डबल ए, दिस इज द गीता कुरान बाइबल आगम गुरु ग्रंथ साहिब ऑफ दिस चैप्टर। ये आप जिस भी धर्म को बिलोंग करे, ये आपके लिए वो धर्म ग्रंथ है कि इस पर्टिकुलर सम में ये पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा। हर चैप्टर में एक ऐसा सम आपको मिलेगा। आप किसी भी ऑथर के बुक से भी कर लीजिए, किसी भी क्लास में आप एडमिशन लेके कर लीजिए, क्योंकि जनरली हम लोग सभी लोग इंस्टीट्यूट के ही क्वेश्चंस लेते हैं, तो मैक्सिमम केसेस आपको दिखेगा कि सभी के क्वेश्चंस कॉमन होते हैं। सबका खाली पढ़ाने का तरीका अलग है, लॉ सेम है और क्वेश्चंस भी इंस्टीट्यूट के होते हैं तो लगभग वो भी सेम ही होते हैं, सिर्फ पढ़ाने का तरीका सबका अलग होता है। तो हर चैप्टर में आपको ऐसा एक सम मिलेगा, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें ऐसा कोई सम नहीं मिलेगा। तो वो एक सम आपने वैसे वाले चैप्टर्स में, और जैसे पीजीबीपी में एक पूरा सम कर लिया, कैपिटल गेन में एक पूरा सम। लेकिन कुछ चैप्टर, अ चैप्टर लाइक टीडीएस, इसमें तो हर क्वेश्चन अलग सेक्शन के ऊपर बेस्ड होगा, इसमें तो आपको सभी करने पड़ेंगे। थियरी क्वेश्चंस है, तो आप जब पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं, आप किस में रॉन्ग गए हो, जो आपका पहली बार में सही हो गया था आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, मॉक टेस्ट में आपका वैसे भी प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन सेकेंड टाइम में आप वापस मत करो तो चलेगा। फर्स्ट टाइम आपको सबको डिटेल में करना है, सेकेंड टाइम में आप पहली बार की स्टडी जो है उसको इतना इफेक्टिवली कीजिए कि आपने पहले से मार्क करके रखा है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज, एंड इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन इजी है मगर मैंने गलती की पहली वाली पढ़ाई में, तो बस आपको वही वाले क्वेश्चंस आपको दूसरी वाली पढ़ाई में करने, तो आपका टाइम भी बचेगा एंड ऑब्वियसली आपका फर्स्ट या सेकंड रिवीजन तक आपकी ये सारी गलतियां भी एलिमिनेट हो जाएगी। तो अब मैंने ये गलती की है, वो वाले क्वेश्चंस भी आपको लास्ट दिन जो होगा 1.5 दिन, उसमें सिर्फ वही क्वेश्चंस जो पूरे कॉन्सेप्ट को कवर कर लेते हैं, क्योंकि अब तक आप गलती कर रहे हो तो कहीं ना कहीं गड़बड़ आप में है। आप लास्ट दिन तक किसी सम में गलती कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। पहली बार हो सकता है, दूसरी बार आप उसको रेक्टिफाई कीजिए, तीसरी बार से जो हर चैप्टर का वो इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आपको सिर्फ वही करना है। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छी एडवाइस है सर। और जनरली मतलब काफी सारी चीजें एक्चुअली ऐसी हैं जो मतलब मैच करती हैं कि ऑडिट लॉ में जो मैं सजेस्ट करता हूँ, मतलब आप भी एग्जैक्टली वही डीटी के अंदर सजेस्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं थोड़ा तो असर एक दूसरे का आएगा ही एक दूसरे के ऊपर।
बिकॉज वो सर स्मार्ट स्टडी अप्रोच है कि अगर ये सारे अप्रोचेस स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छे कर जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल बच्चों के मन में आता है, काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं, जीटी जैसा सिलेबस जो इतना वास्ट है, तो काफी बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सर कैन वी लीव सम चैप्टर्स, कैन वी डू दिस, कैन वी स्किप दिस टॉपिक, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? In direct tax, if you don't study everything, it is as good as you have not studied anything. क्योंकि अगर एक वर्ड भी वो है जो आज इसके बारे में आपको नहीं पता है, तो एक वर्ड के ऊपर ही तो एमसीक्यू होता है। तो पहली स्टडी में तो आप कुछ भी नहीं छोड़ोगे, एक वर्ड भी नहीं छोड़ोगे, ये क्लियर बात। ऑब्वियसली हम फिर चैप्टर्स को डिवाइड करते हैं, एबीसी एनालिसिस हम लोग करते ही है, तो उसमें जो ए वालों को आपको बहुत डिटेल में करना है, बी वालों को आपको ब्रीफली करना है, और जो सी वाले जो है उसको आपको एटलीस्ट अगर आप पूरा चैप्टर भी छोड़ देते हैं तो हर चैप्टर में एक सेक्शन होता है कि यार पेनल्टी तू चार्ट पढ़ ले और 270 ए का कैलकुलेशन कर ले। या अगर मैं बात करूं तो टनेज टैक्स स्कीम पूरा चैप्टर छोड़ दे, लेकिन जो कैलकुलेशन ऑफ टनेज इनकम है वो सीख ले। हर चैप्टर में ऐसा कोई एक पॉइंट तो जरूर होता है कि आप बाकी पूरा चैप्टर छोड़ दीजिए मगर उतना कर दीजिए। मैं तो बोलता हूँ चैप्टर लाइक पार्टनरशिप फर्म विच इज दैट वे अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसमें अगर आपने 40B का लिमिट्स एंड प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के रूल्स उतना आपने किया है, एंड कैपिटल गेन कैसा होता है, पार्टनर ने ट्रांसफर किया और फर्म ने ट्रांसफर किया, तो 45(3), 45(4), आपने जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उतना भी कर लिया तो चलेगा। तो फर्स्ट स्टडी में आप कभी भी सिलेक्टिव नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो चीज आपने पिछली स्टडी में छोड़ी है वो आप अगली स्टडी में पहली बार करोगे, ऐसा टेंडेंसी नहीं है हमारे बच्चों का। पहली बार छोड़ दिया तो बाद में दोबारा कभी नहीं होगा, तो पहली बार में सब करना है। फिर सेकंड एंड सब्सिक्वेंट जितने भी रिवीजन के आपको टाइम मिले उसमें आप थोड़ा थोड़ा कम करके आगे आगे जा सकते हो अपना टाइम बचाने के लिए। टाइम लगना भी कम चाहिए और कुछ कट होगा तो उससे भी बचेगा। तो हर बार आप जब नया वाला रिवीजन करोगे तो आपको पिछले वाले से आधे टाइम में आपका होना चाहिए, उस कैलकुलेशन से आपको चलना। राइट सर, तो सर क्वेश्चंस तो मेरे और नहीं है सर, बस एक रिक्वेस्ट है ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स। सर मुझे पता है कि आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि हेक्टिक है, पैक्ड अप है, आप क्लासेस में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, दैट आई मेरा कैन। 9-10 आवर्स डेली जूम लेक्चर्स हो रहा है अभी भी। जी सर, तो मतलब आपका जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, बट सर अगर हो पाए, अगर हो पाए यस यस। एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स के लिए, तो सर कुछ चीज़ें अगर आप स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड कर सकें, अगर हो पाए, तो इट विल बी आप वेरी। बताइए ना। हाँ, जैसे सर आपने एक एमसीक्यू का इनिशिएटिव स्टार्ट करा सर, दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। जिन वो स्टूडेंट, बच्चों तक पहुंचना चाहिए, अभी तक कुछ बच्चों तक पहुंचा है, बहुत सारे बच्चों तक उस बात को पहुंचानी है। मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, आप पहले बता दीजिए आपको क्या क्या मतलब तो सर ने एमसीक्यू चाहिए। भी स्टार्ट करा है जिसमें सर पूरा एमसीक्यू विद रीजंस आई थिंक डिस्कस कर रहे हैं, और मतलब हाँ, तो तरीके मैं से पहले आपको qualified हो बता ही रहे हैं। देता हूँ एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ। तो जब ये पहली बार एमसीक्यू आए तब ऑब्वियसली जाहिर सी बात थी कि जो भी लोग ये सब्जेक्ट कर रहे हैं सबको अपनी अपनी एमसीक्यू बुक बनानी है। मैंने भी बनाई, और इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में आज तक के डेटाबेस में जो भी उन्होंने पब्लिक में रिलीज किया, चाहे वो आरटीपी हो चाहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, जो भी रिलीज हुआ है ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो कवर नहीं हुआ। इजी से इजी पॉसिबल एमसीक्यू एंड डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पॉसिबल एमसीक्यू, ऐसे तकरीबन 1600 क्वेश्चंस लेकर मैंने एक एमसीक्यू की बुक बनाई। और मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ, मैं बहुत रेयरली अपनी तारीफ अपने मुंह से कोई नहीं करता, लेकिन आज मैं प्राउडली बोल सकता हूँ क्योंकि मेरी बुक दूसरे ऑथर्स को इंस्पायर कर रही है एज ऑफ राइट नाउ। तो अच्छा ही है, उनके बच्चे भी जो है उनको भी फायदा बच्चों का होना चाहिए। मगर मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला, सर आपने क्वेश्चन दे दिया, नीचे टेबल में आंसर दे दिया, 1 का ए, 2 का बी, 3 का डी, लेकिन वो आंसर आया कैसे, हमको कैसे पता चलेगा? आपको अगर मैं बड़ा थियरी में मतलब ये सम दे दूं, प्रैक्टिकल सम, और फाइनल आंसर दे दूं, तो एडजस्टमेंट्स कैसे पता चलेंगे? मैं बोला बात तो सही है। तो अब मैंने एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स लॉन्च किया है। मैं हर रोज 1 घंटे का लेक्चर अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूं, और उस 1 घंटे में मैं अपने टेक्स्ट बुक के ऑर्डर में एमसीक्यू के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करा रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए। अभी 3-4 एपिसोड मेरे लॉन्च हो गए। तो आप अगर मुझे अप्रोक्सीमेटली 15-20 दिन तक रोज आपको मुझे 1 घंटे से ज्यादा नहीं देना है, और 20 घंटे के एंड पे 25 मार्क्स का गारंटी है। 30 में से 30 भी आ सकता है, बट 25 मार्क्स की तो गारंटी मैं ले रहा हूं एट द एंड ऑफ, आई थिंक 20 घंटे में 25 मार्क बुरा इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम तो सीए लोग हैं, हम तो इन्वेस्टमेंट के बारे में हमको समझ में आता ही है। तो ये मैंने एक चीज लॉन्च की है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मेरे पास जितने बच्चे पढ़े हैं, मैं एटलीस्ट 5-6 जगह पे फेस टू फेस लेक्चर्स ले रहा हूँ, सभी बच्चे ऑलरेडी देख रहे हैं। अब अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने शुरू किया, तो थोड़ा अब उसको फैलने में ना समय लगेगा, लेकिन ये बात पक्की है कि एक बार इस अटेम्प्ट में हो गया, तब अगले अटेम्प्ट से ये जितने भी यूट्यूब पे थोड़े ज्यादा फेमस टाइप के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इसको, क्योंकि मैं, आपको पता है सानिध्य, आप तो मेरे से पढ़े भी हो, आपको इस बात को आप जानते हो कि मैंने हमेशा ट्रेंड को सेट किया है। सबसे पहले इंडिया में डायरेक्ट टू होम वीडियो लेक्चर हमने लॉन्च किया था।
सबसे पहले जो ऑनलाइन लाइव लेक्चर आज जूम पे पूरी दुनिया ले रही है, फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव सबसे पहले मैंने किया था। इंग्लिश में अलग से साउथ के बच्चों के लिए लेक्चर्स मैंने निकाले, बिकॉज मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों आती है। और आजकल तो इतना इंग्लिश हो गया है कि बच्चों को लगता है ये हिंदी में बोलेगा ही। तो आज मैं सोच के आया था कि आपके साथ पूरा इंटरव्यू में इंग्लिश कम से कम बोलूंगा। आपने मुझे बोला था कि थोड़ा हिंदी भी बोला करो, तो ये मैंने शुरू किया था और अब सब उसको फॉलो कर रहे हैं। अब ये चौथी बात जो है ना, मैं गारंटी से आपको बोल रहा हूँ कि खाली इन लेक्चर्स को थोड़ा सा हिट होने दो, अगले अटेम्प्ट में आपको दूसरों के भी लेक्चर्स मिल जाएंगे। लेकिन आपको बता देता हूं कि हमारा जो स्टूडेंट है उसको सबसे बेस्ट क्वालिटी मिलने वाली है। तो 25 मार्क की गारंटी इस अटेम्प्ट पे तो मैं ले रहा हूं। अगले अटेम्प्ट से दूसरे भी आ जाएंगे तो देखेंगे तब क्या करना है, बट आई विल डेफिनेटली डू समथिंग न्यू, डिफरेंट, इनोवेटिव, जो किसी ने आज तक नहीं किया है। तो आपके एमसीक्यू के 25 मार्क जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, उसकी जवाबदारी तो मैंने ले लिया। आपको मुझे बस 20 घंटे के आसपास, मैं अभी अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ क्योंकि मैं जब सॉल्व करने के लिए लग रहा हूँ, मुझे कोई कोई चैप्टर में ज्यादा टाइम लग रहा है एस्टिमेट से। पहली बार कर रहे हैं, 20 का 25 भी हो सकता है, प्लीज मेरे से हिसाब मत मांगना इस बात का। और कम भी हो सकता है, 2 घंटा ज्यादा हो सकता है, 5 घंटा कम हो सकता है, 30 घंटा नहीं होगा, 25 के तो अंदर ही रहेगा, मगर एज ऑफ नाउ इट इज एन एस्टिमेट। तो देखते हैं। तो ये मैंने एक चीज लॉन्च की है। इसके अलावा आपको क्या लगता है बच्चों को किस चीज से बेनिफिट होगा? सर एक तो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सर ने फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव लॉन्च करा है कि 20-25 घंटे के अंदर इस तरीके से वो एमसीक्यूज की गारंटी ले रहे हैं। बहुत बड़ी बात है डिजिटल सब्जेक्ट के अंदर। सर एक दो चीज जो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर मैं कि एक तो सर जैसे मैं वॉइस टिप्स प्रोवाइड करता हूँ सर ऑडिट लॉ के अंदर, बच्चों को काफी करेक्ट, बेनिफिट आप इसके पायोनियर हो, मतलब एक तरीके से जैसे ट्रेंड सेटर बोलते हैं। तो ये वॉइस क्लिप्स प्रोवाइड करता हूं मैं सर। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं सर, जो फर्स्ट ग्रुप पास होकर निकलते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा कहते हैं सर कि अगर डीटी आईडीटी में भी कुछ ऐसा होता तो सेकंड ग्रुप तो मतलब हम ऐसे ही पास कर लेते हैं। तो सर अगर ओके, कुछ ऐसा हो सके कि आप डीटी के अंदर ऐसा कुछ वॉइस क्लिप प्रोवाइड कर सको। और सर आपने एक बार ओके। फेसबुक में लाइव लिया था कि आपने 5-6 घंटे में पूरा डीटी रिवाइज कर दिया था, यस करा यस, दिया मैंने था। सबसे पहले लिया था पूरे Right. कंट्री में, मैं तो वही सर बोल रहा इस बार भी आप ऐसा कोई रिवीजन वीडियो लेकर आओ सर कि 8 घंटे में पूरा डीटी रिवाइज हो जाए, और वीडियोस के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, तो सर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का बहुत बेनिफिट हो जाएगा। मैं एक एक करके बोलता हूँ सानिध्य। जैसे अभी तो फिलहाल मेरा एमसीक्यू का डेली रिकॉर्डिंग चल रही है और ऑलरेडी मेरे जो लेक्चर चल रहे हैं ओवर एंड अबव दैट, सबसे पहले तो मैं इनको खत्म करूंगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कहीं ना कहीं मिडल ऑफ अगस्त, 15-20 अगस्त के आसपास मैं इसको खत्म करूंगा। उसके बाद में भी बच्चों को, वैसे भी आप जो बोल रहे हो तो रिविजन के लिए चाहिए, तो उसके बाद वो वैसे भी उनको एकदम एंड में चाहिए, फिलहाल तो उनको पूरा पढ़ाई करना है। तो तब तक मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ करूंगा। वीडियो में एक छोटी सी समस्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमने रिवीजन के लेक्चर्स को एज अ सेलेबल वीडियो लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड करके कुछ बच्चों को ऑलरेडी सेल कर दिया है। अब दिक्कत ये है कि अगर हम अब फ्री में उसको प्रोवाइड करने लग गए तो हमें फिर उनको जवाब देना होगा कि सर हमने तो पैसा देके खरीदा। ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई इस बार से। तो अगली बार से हम सोच रहे हैं कि इसको वीडियोस को फ्री में पब्लिक डोमेन में प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जैसे एमसीक्यू लेक्चर हमने किसी को सेल नहीं किया, देन आई एम नॉट आंसरेबल कि भाई मैंने किसी को भी सेल नहीं किया है, तो मैं डायरेक्टली फ्री प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक उसी तरीके से वॉइस क्लिप्स हमने आज तक कभी सेल की ही नहीं है और फिलहाल कोई इंटेंशन भी नहीं है। तो इसके बारे में मैं सोच सकता हूँ, एक बार मेरा एमसीक्यू का लेक्चर खत्म हो जाए तो मेरे पास ये जो डेली 1 घंटा मैंने सोच लिया, हर रोज 1 घंटा मुझे मेरे स्टूडेंट्स को देना है। तो ये खत्म होने के बाद में वॉइस क्लिप्स के ऊपर आ जाएंगे। रिवीजन का वीडियो लेक्चर अनफॉर्चुनेटली, जैसे कि मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है कि मैं कैसे जवाब दूं उन बच्चों को जिन्होंने पेमेंट कर दिया ऑलरेडी, तो इसलिए अगली बार से इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन डेफिनेटली मैं ऑडियो क्लिप्स के बारे में डेफिनेटली सुनूंगा, एंड मैं ये भी मेक श्योर करूंगा कि उन ऑडियो क्लिप्स में, बिकॉज जो इस चीज का, जो कोई भी चीज में जो पायोनियर होता है, जो शुरुआत करने वाला होता है, जो आपको इंस्पायर, इससे कोई ईगो नहीं है कि कौन सीनियर है या कौन जूनियर है या मैं किससे पढ़ा या मेरे से कोई पढ़ा। जो पायनियर है और जो जिस चीज में रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, मुझे हर लेक्चर में ऑब्वियसली मेंशन करना पड़ेगा दैट सानिध्य सराफ जी ने मुझे ये सजेशन दिया था और उन्हीं के सजेशन के ऊपर मैं ये कर रहा हूं। तो मैं डेफिनेटली ऑडियो क्लिप के बारे में एक बार एमसीक्यू के लेक्चर हो जाए उसके बाद में मैं जरूर सोचूंगा, एंड ये 1 घंटा डेडिकेट करके करने की कोशिश करूंगा। जी थैंक यू सर, जो भी आप स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं सर, बहुत आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू, द स्टूडेंट्स आर वेरी मच थैंकफुल टू यू। सर फाइनली आई थिंक अपना सेशन ऑलरेडी लंबा हो गया है, तो एक दो लाइन का मोटिवेशन सर स्टूडेंट्स के लिए, जो भी स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, 2 लाइन मोटिवेशन फॉर। करेक्ट, करेक्ट। मैंने जब शुरुआत की थी सानिध्य, इसके लिए मुझे 2 मिनट, अब स्टूडेंट्स का इतना टाइम लग गया है तो शायद थोड़ा और ले लूंगा। मैं आपको बता दूं कि मैं सीए बना नहीं, उसके पहले मैंने पढ़ाना चालू कर दिया था। इसलिए नहीं कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, मगर इसलिए क्योंकि मुझे पढ़ाना था और मुझे देखना था सीए बनने के बाद में कोई भी फैमिली, हम मारवाड़ी फैमिली में बिलोंग करते हैं, वो नॉट वेरी कंफर्टेबल कि हमारा बच्चा क्या है, हमारा बच्चा टीचर है। तो अगर कोई लड़की का रिश्ता आएगा तो हम क्या बोलेंगे। अब उनको 10 साल के बाद मैंने प्रूव करके दिखाया है कि प्रूव तो काफी टाइम पहले हो गया,
अब तो जो भी मिलता है सलाम मारता है। तो इसलिए मैंने पहले पढ़ाना शुरू कर दिया था टू चेक कि भाई मुझे पैशन है लेकिन आई एम आई गुड इन इट। फिर 1 साल बाद में मेरी सीए की एग्जाम आई, मैंने सीए क्लियर कर दिया और मुझे लग रहा था धीरे-धीरे, मैंने साइड बाय साइड जॉब भी किया, साइड बाय साइड पढ़ा भी रहा था। लेकिन बीच में आई लॉस्ट माय फादर और मैंने बहुत खराब समय देखा है। लेकिन एक चीज़ इतने सालों में रियलाइज़ हो गई कि सीए जिस दिन आप बन गए ना, आपको ड्यूरिंग द कोर्स बहुत जीवन में तकलीफ हुई। मतलब हर रोज दिन में एक बार कम से कम ख्याल आता है कि यार ये क्यों? किस मनुष्य ने मुझे ये सलाह दी थी कि सीए करना है? वो जब तक आप उस साइड बैठे हो ना बच्चों, तब तक आपको ऐसा। एक दिन आप इस तरफ आके बैठिए, आपको पता चलेगा नाम, फेम, इज्जत, पैसा ऑब्वियसली आपकी प्रॉस्पेरिटी आपके कदमों में होगी। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ये पहली बात। दूसरी बात, आप सीए फाइनल की एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि मैंने बहुत समय हो गया इंटर के बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली मैं ये बिलीव कर रहा हूँ जो आज ये लेक्चर देख रहे होंगे, ये से अपना इंटरव्यू देख रहे होंगे, वो फाइनल के ही बच्चे होंगे। फाइनल में आप पहुंचे हो, वो ऑटोमेटिकली आपको 99% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन से बेटर बनाता है। आज किस बच्चे और किस कंट्री में कितने लोग हैं जो सीए फाइनल में आते हैं? कितने? बहुत सारे तो सोचते भी नहीं अंदर आने का। फाउंडेशन पे फिल्टर होते हैं, इंटरमीडिएट पे फिल्टर होते हैं, फाइनल में पहुंचता क्या? व्हाट इज द पोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ पीपल गिविंग सीए फाइनल कंपेयर टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री और द वर्ल्ड? 1% भी नहीं होगा, उससे कम होगा। एग्जैक्ट डेटा मैंने कभी इतना डिटेल में किया नहीं, लेकिन मुझे आई थिंक मैं राइट ही हूं इस नंबर में, 1% या उससे कम। यू आर ऑलरेडी बेटर देन दोज 99%। क्या वो ऐसी चीज है? क्यों अपने आप को, इट्स ऑल अबाउट आप अपने आप को क्या बोल रहे हैं। आप अपने आप को बांध के मत रखिए, आपको हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई गाइड या मेंटोर मिलेगा। अगर आपने मेरे से नहीं भी पढ़ा है तो मैंने एक रिसेंटली एक हेल्पलाइन लॉन्च की है कि आप मुझे फ्राइडे से ट्यूसडे के बीच में मेल कर सकते हो, और अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी मैं आपको रिप्लाई करूंगा बिटवीन वेडनेसडे टू फ्राइडे। मतलब सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे आप मेल कीजिए, एंड फ्राइडे, सैटरडे नहीं सॉरी सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे आप मेल कीजिए। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में आपके मेल का आपको जो भी आपको तकलीफ है, नॉट जस्ट इन माय सब्जेक्ट, कोई भी। और मैंने एडवांस आईटीटी के ऊपर एक सेमिनार रखा कि किसको कब करना होता है, उसको पूरा डिटेल में किया। मैंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है एज अ पे बैक टू माय स्टूडेंट, जिन्होंने बहुत कुछ हमको दिया है। तो आपको दिक्कत कहीं पर भी आएगी तो हम लोग हैं। लेकिन बोलते हैं ना कि टीचर दरवाजा दिखाएगा, उस दरवाजे में घुस के आपको जाना है। या हमारे मारवाड़ी में एक प्रोवर्ब है, और मैं मारवाड़ी नहीं बोलूंगा, मैं ट्रांसलेट करके हिंदी में बोलूंगा कि कंधा देने वाला आपको कंधा दे देगा, साथ में जलेगा नहीं, जलना आपको ही पड़ेगा। बहुत सिंपल बात है। तो आप अपने तरफ से जो करना है वो कीजिए। हमारे से आपको जो चाहिए हम तो कर ही रहे हैं, जितना रिक्वायर्ड है उतना। कोई चीज चाहिए तो आप हमको बोलिए, हम आपका वो भी काम करेंगे। आप ऑलरेडी कंट्री के 99% पॉपुलेशन से बेटर हो। आप अपने आप को बस अच्छा बन के दिखाओ। आप अपने आप को रोज अगर बोलोगे यार ये मैंने क्या कर लिया, ये क्यों कर लिया, क्या जिंदगी है, ना दोस्त है ना परिवार है, वो तब तक जब तक आप वहां पे बैठे हो, यहाँ पे आके बैठो। इससे रिलैक्स लाइफ है ही नहीं। मैं एक्सेप्ट जब क्रैश कोर्सेज और वो सब होते हैं, उसके अलावा मैं तो 5 घंटे से ज्यादा काम भी नहीं करता हूँ दिन में, क्योंकि मैं फाइनल को पढ़ाता हूँ, सुबह शाम लेक्चर होते हैं। तो उन टाइम को छोड़ के कौन, लोग तो 10-12 घंटा काम करते हैं, लेकिन उनके पास वो प्रॉस्पेरिटी नहीं है जो हमारे पास है। सिंपल बात। तो आप बस एक बार देखिए, इंस्टीट्यूट आपको 10 बार भी फेल कर सकता है। एक बार आप पास हो गए, उसके बाद में तो फेल नहीं कर पाएगा ना। आपको सिर्फ एक बॉलर को एक ही बॉल पे विकेट लेना होता है। अगर 5-6 भी मारे हैं ना बैट्समैन ने, छठी बॉल में बोल्ड कर दिया, उसके बाद में बैट्समैन बॉलर का कुछ नहीं भी। राइट नाउ यू आर द बॉलर। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, हम लोग सब आपके साथ में। और आपको कोई भी हेल्प लगेगी तो आप सानिध्य सर से कांटेक्ट कीजिए, उनके थ्रू आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ कांटेक्ट डिटेल्स मेंशन भी किए नीचे, शायद टिकर में दिख रहा होगा। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, वी आर ऑल विद यू एंड डू योर बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव, ऑल द बेस्ट, इतना ही बोलूंगा। सो थैंक यू सो मच सर। एंड स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर इतने सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं आपके लिए, 20 घंटे सर ने मांगे हैं, फिर सर ने अपना टाइम दिया है, तो गिव दैट 20 आवर्स टू सर एंड आई एम श्योर दैट यू विल एक्चुअली स्कोर गुड मार्क्स इन एमसीक्यूज। एंड बाकी भी जो इनिशिएटिव सर ले रहे हैं तो आप अगेन उसका बेनिफिट उठाएं। होपफुली सर ऑडियो क्लिप्स लेकर भी आएंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एंड अगेन डू लाइक द वीडियो, नॉट बिकॉज ऑफ मी बट बिकॉज ऑफ सिद्धार्थ सर हु हैज कम टुडे एंड गिवन हिज टाइम। So thank you everyone, all the best. थैंक यू सो And once मच again, सानिध्य जी, आप जो इनिशिएटिव ले रहे हो मैंने आपको पहले भी बोला उसलिए। एंड ऑल द बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल द स्टूडेंट्स।